हाय दोस्तों, आईटीआई प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन टेट के सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारे पिछले सत्र जुलाई 2023 में मेन एग्ज़ाम किया गया था। तो उसी की सीबीटी रिस्पॉन्स की के बारे में एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़े और ऑनलाइन परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो यहाँ पर हम बताएंगे, और 100% सफलता हमारे इस चैनल के द्वारा छात्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन का सैंपल होगा वो ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी और एम्प्लॉयमेंट स्किल के सम्मिलित क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से ऑनलाइन पेपर आता है उसी की रिस्पांस की है, तो हम उसी का एनालिसिस चेक करेंगे यहाँ पे। और जो हमारा ये पेपर है ये निमी द्वारा वेरीफाइड है, और इससे पहले भी जो है मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो सेट 1 सेट 2 हैं। तो अभी यहाँ हम सेट 3 की बात करेंगे, तो किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और उनको एग्ज़ाम में होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके और उनकी अच्छी से तैयारी हो सके ताकि उनका रिजल्ट अच्छे से आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी ये देखिए आप हमारे पास रिस्पांस की है, ये है हमारा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है, जो भी 27 जुलाई 2023 को 12 बजे से लेकर के 2:15 तक हुआ था। तो अभी इसी का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है तो इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो टेट थ्योरी की तरफ से आता है। हेड लॉक वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का क्या पड़ रहा है। तो जब आप लघु वायरिंग यानी कि जो शॉर्ट वायरिंग होती है उसकी कंडीशन में मेगर पे कौन सा यूनिट यानी रीडिंग शो करेगा, तो हमेशा उसमें क्या शो करता है, 0 करता है। यानी कि जब डेड शॉर्ट होगा उसकी क्रम क्या होगा, मेगर का जो मीटर जो शो करेगा वो 0 पे शो करेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परिपथ का कुल वोल्टेज बताइए। तो इस परिपथ में क्या है, हम देख रहे हैं कि सारे जो बैटरीज लगी हुई हैं वो पैरेलल कनेक्शन में लगी हुई हैं। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम रहता है बट करंट चेंज हो जाता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है तो एक जो सेल का वोल्टेज होगा वही उसका आंसर होता है। यदि ये सीरीज में होता तो क्या होता, ये सारी वोल्टेज क्या होती, जुड़ जाती हैं। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुंडलित लैंप का मुख्य लाभ क्या है। यानी कि कुंडली लैंप है जो होता है यानी कॉइल लैंप, उसका एक्चुअल में लाभ क्या है उसके बारे में यहाँ बात करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उच्च प्रकाश उत्पादन, यानी कि हमें अच्छे प्रकाश उत्पादन के लिए जब बहुत ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है तो वहाँ पर हम कुंडली लैंप का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। अनुमत रिसाव का मतलब ये होता है कि आप जब हाउस की वायरिंग करते हैं तो जो हमारा लीकेज करंट होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में, तो वो कितना होता है। तो इसके बारे में जो ऑप्शन ए सही है कि 1/5000 इंटू लोड करंट के बराबर होता है। यानी कि आप जो लोड करंट होगा उसका 5000 भाग ही आप लीकेज में हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो लीकेज ख़राब है, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो अगली बात क्वेश्चन में चलते हैं। तो आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रयोग होता है। यानी कि आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें 2 वाइंडिंग की जाती हैं और आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसमें किस प्रकार की प्रेरित ईएमएफ जनरेट होगी।
तो सभी में क्या होता है, जब 2 कॉइल होंगे तो उसमें भी इंड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं अननोन पोटेंशियल म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इंड्यूस ईएफ। तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो बिजली की मात्रा यानी बिजली की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किस में नापते हैं? कूलाम, यानी जिसको हम तो चार्ज बोलते हैं। चार्ज को यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चित्र हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल और की गणना का सूत्र क्या होगा? जो चित्र दिख रहा है आपको, आरसी समांतर परिपथ है जिसमें आर भी जुड़ा हुआ है और सी भी जुड़ा हुआ है, और किस में जुड़ा है? समांतर में जुड़ा है। तो इसमें पूछा गया है कि आप आईएल धारा की गणना की सूत्र बताइए। तो इसका आईएल का सूत्र क्या होगा? तो हमारे पास देखिए आईएल आई स्क्वायर आर सी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। देखो आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 3 फेज सिस्टम है, यदि फेज वोल्टेज 220 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, हम 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जो लाइन वोल्टेज होता है वो आप लोगों को पता ही है कि लाइन वोल्टेज जो होता है एक फेज और न्यूट्रल के बीच का होता है, जो 240 वोल्ट होता है। तो और लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा, लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं हम लोग? जब हम 2 फेजों के बीच के अगर वोल्टेज को हम नापते हैं तो उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 415 वोल्ट होती है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। कई लोग सोचेंगे सर 440 भी है इसमें, लेकिन थ्योरेटिकल ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 415 ही को अच्छा माना गया है, तो इस वजह से हम इसका 415 वोल्ट ही यहाँ पे लगाएंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? एकीकृत यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन है एनर्जी मीटर है। तो ये क्या होता है? इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है, और एसी वोल्ट मीटर, ट्रांसमीटर, ये डीसी वोल्ट मीटर, ये सब इंटीग्रेटिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एनर्जी मीटर। अब अगला क्वेश्चन की बात है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किए जाते हैं? तो हमें तारों के हुक और लूप बनाना होता है तो किसका उपयोग करते हैं? राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। डायगोनल कटिंग प्लायर का हम लोग वायर्स को काटने के लिए करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर को घूमता होता है सकरी जगह पे उनको नट को खोलने के लिए होता है। और फ्लैट नोज प्लायर ये भी होता है, नट खोलने के ही लिए काम आता है सकरी जगहों पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो जो XLP का केबल होती है इसका जो पूर्ण रूप क्या है, इसका यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो XLP का फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे सूत्र बताना है आपको। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो होती है उसका सूत्र होता है 1/2π√LC। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे हमें उसका उपयोग के बारे में बताना है। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग होता है क्या है? हाई टेंशन लाइन यानी ओवरहेड लाइन्स में करते हैं। तो इसका है सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, यानी सर्विस मेंस को उसके अंदर ओवरहेड लाइन पे जोड़ने का काम करती है। क्या कौन सा जोड़? ब्रिटानिया टी जॉइंट करता है वहाँ पे। ये हमेशा ओवरहेड लाइन्स में या ट्रांसमिशन लाइन्स में चलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली के उदासीन पथ का कार्य क्या है? तो इसका सबसे ऑप्शन आएगा धारा वापसी पथ प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपूर्ति प्रणाली उदासीन पथ कार्य करता है। यानी कि एक तरह से कह लें कि जो हमारी विद्युत है किस प्रकार से कार्य करती है। तो विद्युत जब हमारे किसी उपकरण में जाती है तो उपकरण से होते हुए फिर न्यूट्रल में जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं उदासीन पथ की बोलते हैं। जब तक फेस जो है निकल करके न्यूट्रल में नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता है।
तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड से में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जोड़ी जाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता सेवा मतलब जहाँ पे बोर्ड, ऐसा बोर्ड जहाँ से उपभोक्ता जो है बिजली का उपयोग कर पाता है, तो उसे कहाँ से जोड़ा जाता है। तो उसे कहाँ से जोड़ते हैं हम लोग, एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मीटर जिसको बोलते हैं, ऊर्जा मापी, तो वहाँ से जोड़ा जाता है, तभी अब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा मापी के कई लोग हो सकते सोचे कि ऊर्जा मापी के बिना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। आप अगर आपके पास एनर्जी मीटर लगा तो एनर्जी मीटर के बाद ही आप विद्युत का उपयोग करें, तभी तो आप विद्युत विभाग को बिजली का बिल दे पाएंगे, अन्यथा बिजली बिल नहीं देंगे तो वो चोरी कहलाएगी। तो हम यहाँ पे एनर्जी मीटर के बाद ही मेन बोर्ड को लगाते हैं ताकि वहाँ से हम बिजली का उपयोग कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बीएच कर में एक्स का स्थान भाग क्या है। ये बीएच कर आपको दिख रहा है, तो बीएच कर में जो एक्स का स्थान यानी जो बीचों बीच में है, और इस एक्शन में जो 0 पॉइंट से लेकर के जो यहाँ पे गया है, तो आपको पता ही यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, और फिर यहाँ से डीमैग्नेटाइजेशन होने के कारण ये अपनी पुरानी स्थिति पे नहीं आ पाता है। तो इसी के भी जो यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम रेडिजुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इस रेडिजुअल मैग्नेटिज्म को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस फोर्स को ही हम बोला जाता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कोरोसिव फोर्स। ठीक है, तो कोरोसिव फोर्स का काम ही यही है कि जो अपने जीरो स्थिति पे नहीं आया है उसको हम फोर्सली एक बल लगा करके उसको जीरो पोजीशन पे लाएंगे। तो इसीलिए एक्स भाग को हम इंडिकेट करते हैं किससे, कोरोसिव। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया। तो हमारे भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो आप ही जान लीजिए कि हमारे भारत में हमेशा किसी भी स्थान में आप जाएंगे तो हमेशा कितनी आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अभी यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, बाकी देशों में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में जाएंगे आप तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज होता है। तो सबके यहाँ अलग अलग पोजीशन, लेकिन अपने यहाँ पे जो होती है हमेशा 50 हर्ट्ज होती है सबके यहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी ईएमएफ को ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी उसके बीच में कितना सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके बारे में हम क्या ईएमएफ निकाल लेते हैं इससे। तो अगला इसका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, फेसर परिणाम यानी फेसर क्वांटिटी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी जो मापने वाले उपकरण होते हैं उसमें जो नियंत्रण की स्प्रिंग होती है वो हम किसकी बनाते हैं, तो हम उसकी किसकी बनाते हैं, फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज होती, जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाती है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है पूरी तरह से। तो इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं किसका, फास्फर ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम के जो चालक हैं उनको जोड़ने के लिए हमें किस सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि अलग अलग सोल्डरिंग फ्लक्स होते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। जैसे कॉपर के लिए अलग होता है, एल्युमिनियम के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे यही बताना हमें कि एल्युमिनियम जो चालक है उनको अगर सोल्डर करना है तो उसमें जो सोल्डरिंग फ्लक्स उपयोग करेंगे तो वो किस प्रकार का फ्लक्स उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, केर एल लाइट फ्लक्स का हम उपयोग करते हैं। जैसे हमारा पास जो जिससे कॉपर के वायर होते हैं उनको जोड़ना होता है तो हम इसका किसका उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा, केर एल लाइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उपयोग का क्या उद्देश्य है। तो बैटरी आवेशन में हाइड्रोमीटर जो है किसी के उपयोग के लिए किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या होता है,
तो विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने के लिए, यानी उस बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को जांचने के लिए किया जाता है कि वो कितनी चार्ज है या कितनी डिस्चार्ज है। तो इसका हम लोग किसके द्वारा करते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो घरेलू वायरिंग में लैंप कम चमक रहा है और मोटर हमारी धीमी गति से चली रही है, तो इसका मेन कारण जो होता है, इसका डी ऑप्शन देखिए, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, हाई वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट है। यानी कि कहीं पर कोई ऐसा फॉल्ट आ रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक सीरीज़ में चल रही हैं, किसी की सीरीज़ में चल रही हैं। तो आप उस फॉल्ट को जांच करके आप रिमूव कर दें तो आपकी मोटर और दोस्तों चलने लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड को बोलते हैं। इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप कंडक्टर के आकार को वर्नियर से नहीं नापते, वर्नियर से तो उसकी डेप्थ नापते हैं, मोटाई नापते हैं, गोलाई व्यास नापा जाता है। डेप्थ गेज यानी गहराई नापते हैं। ठीक है, बेवल गेज जो होता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है इसका कारण क्या होता है, कंडक्टर के आकार को मापा जाता है, जो उसके आउटर एज है तो उसको नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर पथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र लिखना है किसमें, जब समांतर में 3 प्रतिरोध क्या हो, समांतर में जुड़े हों। तो इसमें से अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन क्या लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, जो कि पूरी तरह गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, क्योंकि 1/RT बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, बट बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे RT बराबर 1/R1 ही लिख के चले आते हैं और इसी पे टिक मार देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो अभी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। तो 1/RT को अगर हम 1/ उसमें चेंज करेंगे तो 1/1/R1 + 1/R2, तो इसका डी एकदम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये किस प्रकार का स्विच सॉकेट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक सिंबल से सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो आपको याद होगा ये किस चीज़ का संबंध, यहाँ 2 वे स्विच, 2 2 वे स्विच लगे हुए हैं, एक लैंप लगा हुआ है। तो ये किस प्रकार का कनेक्शन है, ये स्टेयरकेस वायरिंग है। तो स्टेयरकेस वायरिंग में हमसे ये पूछा गया है कि किस प्रकार के स्विच सॉकेट में उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, 2 वे स्विच उपयोग करते हैं। इसमें कौन सा स्विच करते हैं, इसमें 2 वे स्विच करते हैं। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। यानी कि आपको लुमिनस फ्लक्स की यूनिट बतानी है। तो लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन होती है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ध्रुवीयता यानी उसकी पोलैरिटी को कौन चेंज कर सकता है। तो धारा की दिशा चेंज करती है। यदि हम धारा की दिशा बदलेंगे तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। यदि हम घर पे वायरिंग करते हैं तो उसमें जो लीकेज करंट है उसकी, यानी अर्थ लीकेज है या शॉर्ट सर्किट है, इनकी जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो मैगर का उपयोग करा जाता है। ठीक है, इसको हाई रेजिस्टेंस के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है सिस्टम अर्थिंग। तो यहाँ पे छोटी औद्योगिक स्थापना, घरेलू वायरिंग स्थापना, विद्युत लेपन स्थापना, जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, तो सिस्टम अर्थिंग की बात कर रहा है, घरेलू अर्थिंग की बात नहीं कर रहा है केवल। तो सिस्टम अर्थिंग मतलब हो गया कि पूरे सिस्टम को अर्थिंग करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जनरेटिंग स्टेशन पे ही इसको अर्थिंग करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, यहाँ पे बताना है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के नुकसान क्या है, तो पहला ऑप्शन ही देख लीजिए, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन देता है, हानियाँ भी रहती हैं, हैवियर इन वेट रहता है। और द्वितीयक वाइंडिंग इसलिए रखने हैं क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग एक ही कोर होता है, उसी कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग कर देते हैं, तो एक ही वाइंडिंग से ये हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, जो हमारा हमारा का नुकसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे स्टील और सिलिकॉन स्टील का जो कंपोजिशन है वो कितना है, कितने कितने परसेंटेज का होता है। तो इसका डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, जिसमें 93% जो होता है स्टील होता है और 7% इसमें हम क्या होता है, सिलिकॉन मिलाता है, सिलिकॉन स्टील के लिए। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर कोर होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो सिलिकॉन स्टील का जो कंपोजिशन यहाँ पे पूछा लिया है, तो उसने कंपोजिशन में स्टील 93% और सिलिकॉन 7% होता है। अगली बात करते हैं हम। BIS के अनुसार एकल चरण घेरू वायरिंग में तांबा अर्थ निर्धारक कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है? यानी कि हमारे BIS रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग में जब हम अर्थ करते हैं तो जो अर्थ वायर होता है उसका न्यूनतम साइज़ क्या होना चाहिए? तो इसका हमेशा न्यूनतम साइज़ कितना होना चाहिए, 1.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, यानी कि 1.5 mm स्क्वायर का आप इसमें उपयोग करोगे मिनिमम, इससे नीचे आपको उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विद्युत इस्त्री के इस भाग को क्या कहते हैं? तो आप ये विद्युत इस्त्री देख लीजिए। तो विद्युत इस्त्री का जो ये भाग बना हुआ है, जिसको बोलते हैं, जिस पे यहाँ पे प्लेट लगी होती है, इसके नीचे हीटर लगा होता है, तो इस प्लेट को हमें, इस भाग को, पूरे भाग को क्या बोलते हैं? तो इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? सोल प्लेट बोलते हैं। इसी सोल प्लेट पे हमारा एलिमेंट, सारी चीज़ें क्या होती है, इसी पे फिट की जाती हैं। आपको एलिमेंट दिख रहा भी होगा, इसी पे एलिमेंट लगाया जाता है और नीचे ये प्लेट होती है, तो इसको सोल प्लेट बोला जाता है। एबस्टिस शीट क्या होती है? जो इसके ऊपर लगेगी, जो हीट को ऊपर आने से रोकेगी। प्रेशर प्लेट क्या करती है? प्रेशर प्लेट यहाँ जो इस एलिमेंट है, इस एलिमेंट को दबाए रखती है ताकि वो बाहर इधर उधर न घूमे। और अब्रक कुचालक जो है इंसुलेशन, वो भी इसमें उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो हीटिंग एलिमेंट है, उस हीटिंग एलिमेंट का तार जो क्या सोल प्लेट से कनेक्ट ना होने पाए, तो उसके बीच हम क्या करते हैं, एक माइका का इंसुलेशन कर देते हैं उस। तो इसका जो एक्चुअली में जो राइट आंसर है कि ये कौन सी प्लेट है, तो इसका किसको बोलते हैं हम लोग? सोल प्लेट बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो तंतु फिलामेंट कार्यकारी तापमान क्या होता है? ठीक है, तो जो फिलामेंट लैंप होता है तो उसका जो कार्यकारी वोल्टेज होता है, वो तापमान होता है, उसको हम बोलते हैं 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आस होता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है? यानी वोल्टेज ड्रॉप, सिंगल फेज में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर का था I/R, यानी कि करंट इंटू धारा, जो हमारे ओम के नियम द्वारा बताया गया है। V बराबर IR के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन देखिए इसका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यानी स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर जो होगा इसका राइट आंसर होता है। ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या है कि टेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब यहाँ के जो क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन चलेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? तो जब पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बातें हैं। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? यानी द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बोतल ओपनर, जिसका सही होता है ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तो क्या हुआ, एक वर्ग की पूछ रहा है, तो वर्ग बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 625 दिया हुआ है, तो 625 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो लोहा किस में होता है, लौह धातुओं में ही हमेशा, क्योंकि जिसमें लौह मात्रा होगी उसमें कौन होगा,
तो लौह धातु यानी कि फेरस मेटल जो होंगे उसमें धातुओं की मात्रा में लोहा अधिक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तृतीय ऑर्डर लीवर में कौन सा उदाहरण यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन है? तो इसके बाद में करें हम फोर्सेप्स की बात करते हैं। फोर्सेप्स यानी कि हैंड जो हमारे होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन में क्या है, 0.75 दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू 100 करेंगे तो कहाँ जाएगा, 4 तो इसका आंसर सी होगा, 4.6 इंटू 6% आ जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे 6 मैथ साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब आगे यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। इसे दिखाया गया है कि चित्र प्रिज्म का नाम बताइए। जो चित्र बना हुआ है इस प्रिज्म में जो है, इस प्रिज्म का नाम क्या है? तो इस प्रिज्म के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। तो इसलिए इस प्रिज्म को बोलेंगे हम क्या, स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अब चित्र में देखिए गए प्रिज्म का नाम बताइए। अब इसमें एक और प्रिज्म बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, 6 फेसेस बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं षटकोण। ठीक है, यानी कि हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं हम लोग। हेक्सा मतलब 6, यानी 6 फेसेस हैं, इसलिए इसका हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसा ही मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो इसमें हमें क्या बताना है कि IS मानक जो है उसके हिसाब से कौन सा ड्राइंग एकदम पूरी तरह से सही है। तो इसमें हम सारे एरोज़ सारी चीज़ें सब चेक करेंगे। तो इसमें आप देखिए पहले वाले में तो यहाँ पे एरोज़ बड़े हैं, यहाँ पे छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी कमी है। और बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी वाले में भी कमी है इसमें। ठीक है, अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाले में देखिए एरो बड़े कर दिए हैं, एक छोटा है, तो ये सब नहीं चलेगा, सब एक साइज़ में होते हैं। ठीक है, एरो का जो रेशियो होता है 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, आप डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो यानी इसका डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। इसमें देखिए सारे मेजरमेंट सही से दिए गए हैं, सही से माप ली गई हैं। बाकी ऊपर वाले में कहीं ना कुछ इशू है, तो आप इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है? एक में शीर्षक ब्लॉक दिए गए हैं, इसमें से कौन सी शीर्षक ब्लॉक सही है? यानी कि आप जो शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक जो लिखते हो आप ड्राइंग शीट पे, वो कहाँ पे लिखी जाती है, तो उसमें जो आपको राइट आंसर इसमें ढूंढना है। तो हमेशा ध्यान रखते हैं आप लोग, नीचे की तरफ होता है, बाएं तरफ होता है। तो इसमें से देखिए एक ऑप्शन क्या है, टाइटल ब्लॉक, ये भी नहीं ऑप्शन, सी भी नहीं है। अब डी ऑप्शन देखिए, डी आंसर है, तो टाइटल ब्लॉक यहाँ पे मिल गया आपको। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो इस उपकरण का क्या नाम है? आपके सामने एक उपकरण दिख रहा है, इस उपकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? इस उपकरण को बोलते हैं स्पैनर, यानी रिंच जो बोलते हैं, जिसको लैंग्वेज लैंग्वेज में रिंच बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में स्पैनर बोला जाता है। तो ये स्पैनर किस प्रकार का स्पैनर, डबल इंडेड स्पैनर होता है। तो अभी यहाँ पे इसको बोले ओपनर या स्टैंड एंड स्पिनर बोलते हैं, ओपनर एंड स्पिनर। तो इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सामग्री के प्रारंभिक प्रतीकों को पहचानें। अब इसमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का मटेरियल है। तो उसमें मटेरियल बताया गया है कि किस प्रकार के मटेरियल में किस प्रकार के एरोज या सिंबल्स बने होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए। ठीक है, तो इस एरो को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जिसमें बना होता है, उसको बोला जाता है हम लोग ठोस, यानी सॉलिड को बोलता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में होता है। तो जब इसमें ऐसे बने होते हैं यानी वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसका सिंबल होता है डी ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे ड्राइंग के भी सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, जो भी करना होगा अनिवार्य होगा। जो इसमें से क्या होता है कि 50 नंबर के टोटल होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और 50 में से कम 17 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास हो पाएंगे। तो इसके लिए अलग से ही तैयारी करना पड़ेगा आपको। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे PDF से भी पढ़ सकते हैं,
और NCVT ऑनलाइन पे भी आपको इसके डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो बेहतर नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादे को क्या कहा जाता है? तो जब हमें बेहतर नौकरी के लिए एक दूसरे स्थान से जाना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, यानी प्रवास। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, यानी प्रवास। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक बाइट बराबर कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट बराबर कितने हमारे? ए ऑप्शन देखिए 8 बिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। यानी कि आप मध्यम निर्माण में संयंत्र और मशीनरी में जो आप मिनिमम जो है मध्यम निवेश कर सकते हैं वो उसकी कितनी वैल्यू है? तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? सी ऑप्शन होता है 5 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच आप मध्यम में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से आपको वॉवेल, कौन सा वॉवेल नहीं है? AEIOU होता है, आपको वॉवेल पता ही होगा। तो A भी है, I भी है, E भी है, लेकिन F नहीं है। तो इसका D ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? यानी कि आपका समस्या जब समाधान कर रहे होते हैं तो समस्या का आपने चयन कर लिया, तो चयन करने के बाद आपका कौन सा अगला कदम होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्या समाधान को लागू करें। ठीक है, विकल्प के लिए देखें, समस्या को पहचानें, मूल कारण का विश्लेषण करें। अब समस्या का जब चयन हो चुका है तो क्या होगा? समस्या को समाधान को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा सेंडर रिसीवर पॉजिटिव टूवर्ड रिसीवर, यानी रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक है। कहने का मतलब ये है, इसका उद्देश्य ये है कि एक अच्छा संचार तभी माना जाता है जब रिसीवर यानी कि जो रिसीव कर रहा है मैसेज वो क्या करे? जो सेंडर यानी जो प्रेषक है उसको पॉजिटिव रिस्पांस दे, तभी वो अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने अब किसी से बात करी और वो बंदा रिस्पांस नहीं दे रहा है तो एक तरह से निगेटिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी कि वो रिस्पांस करना चाहिए, वो आपसे बात करे, वो आप उससे बात करें, तो वो एक तरह से अच्छा संचार माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? तो एंट्री लेवल का मतलब होता है, एंट्री मतलब शुरुआती। तो एक जूनियर स्तर की नौकरी होती है जिसमें आप शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है जिसको हम लोग एंट्री लेवल बोलते हैं। जो हमेशा जो छात्र जो भी लेटेस्ट निकले होते हैं अपने पढ़ाई वढ़ाई करके, तो पहली बार जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उन्हीं को बोले हैं तो एंट्री लेवल जॉब बोला, तो वो उस प्रकार के जो नौकरी करते हैं उनको एंट्री लेवल जॉब करते हैं। तो यह एक शुरुआती जॉब होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है? ठीक है, आप जब नए किसी शहर में जाएंगे तो इसमें से कौन सा खर्च होगा? तो बाइंग अ कपड़ा, बाइंग अ बुक, बाइंग अ शूज़, रेंट ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो खर्च होगा आपका वो कौन सा होगा? इसमें से राइट आंसर होना है, तो इसमें से डी ऑप्शन राइट होगा, एक आवास का किराया। क्योंकि आप जब कभी भी कहीं जाएंगे तो आप जाएंगे तो अपना आप कपड़े, बुक्स और शूज़ तो आप खरीद लेंगे ही, आप लेके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक आवास चाहिए, रहने की एक व्यवस्था चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या चाहिए? रेंट चाहिए, आवास चाहिए। तो आवास के लिए आपको कहने किराया देना पड़ेगा, तो एक आवास, तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? ठीक है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो इसका बी राइट आंसर होगा, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्ड स्किल यानी कठिन कौशल क्या है? तो कठिन कौशल देखिए, मौखिक अंग्रेजी
ये भी ज़्यादा नहीं है। त्वरित शिक्षार्थी, ये भी नहीं ज़्यादा है। समय प्रबंधन, ये भी नहीं है। लेकिन 60 वर्ड पर मिनट यानी कि 60 वर्ड प्रति मिनट जो है उसकी टाइपिंग का स्पीड है। तो ये कठिन कौशल है, इतना होता नहीं है। वैसे 30 से 40 वर्ड पर मिनट तक तो देखा गया है, लेकिन अगर 60 वर्ड मिनट है यानी कि बहुत ही कठिन कौशल है उसका। ठीक है, अगली बात करते हैं। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ठीक है, आप सार्वजनिक परिवहन यानी कि आप किसी भी सरकारी परिवहन से आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसके भी करते समय आपको क्या शिष्टाचार उपयोग करना चाहिए, तो उसमें से ये बताना कौन सा शिष्टाचार अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा है, पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के जांच के लिए बिना हमारी सीट के पीछे ढकेले, ठीक है, और केबिल मैनेजर के निर्देश का पालन करें, धीमी आवाज़ से बोलें, साथ ही यात्रा को कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें। तो देखिए ऑप्शन नीचे के तीन ऑप्शन जो हैं वो तो ठीक लग रहे हैं कि ये शिष्टाचार के उसमें आता है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन शिष्टाचार में आप जानते ही होंगे, जब चेयर को हम पीछे की तरफ करते हैं तो पीछे वाले को समस्या होती है, तो उसी को यहाँ पे नहीं करना है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के जांच के लिए बिना हमारी सीट को पीछे की ढकेले ही हम अपना कार्य करें, इससे उसको दिक्कत ना हो। तो ये हमारा सबसे अच्छा शिष्टाचार होगा, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है, जैसे सी ऑप्शन देख लिए, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, यानी कि हर व्यक्ति के आय में सुधार करना ताकि अपना जीवन पालन कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको सही आंसर, सही प्रश्न भरें, यानी कि इसमें क्या भरना है, करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है उसका करेक्ट भरना है। इसमें क्या फिल करोगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इट इज़ अ बेस्ट टू आक्स, ठीक है, इसके अंदर सही चीज़ भरनी है। इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सी राइट ऑप्शन होगा, ओपन एंड क्लोज एंडेड, ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन व्हेन आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है इसमें, जिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा रहे हैं इस समय? तो पहला ऑप्शन है फेसबुक, मोजिला, लोटस नोट्स, आउटलुक एक्सप्रेस। तो सोशल मीडिया की बात कर रहा है तो सबसे पता ही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की है, यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट या कुछ भी काम कर रहे हैं उसको हमें पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कुछ की प्रेस करनी पड़ती है। तो कौन सी किस की को प्रेस करते हैं, तो इसमें कंट्रोल+A को प्रेस किया जाता है, तो हमारा होल डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और कंट्रोल+C इसमें देखिए लिखा हुआ है। कंट्रोल+C भी किसके लिए होता है, कंट्रोल+C कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल+X किसके लिए होता है, कंट्रोल+X कट करने के लिए होता है। और कंट्रोल+V किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PIN क्या है? तो PIN का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, CPU का स्टैंड फॉर, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने कोई फाइल बना रखी है, आप उस फाइल को नाम चेंज करना, तो आपको नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके आप फाइल नेम रीनेम पे जाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसी काम को अगर किसी फंक्शन की थोड़ा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की को प्रेस करोगे। जब F2 फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो आपको वो रीनेम का ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ से रीनेम उसको चेंज कर सकते हो, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंटरव्यू एडिकेट में डोंट क्या है? ठीक है, तो डोंट मतलब नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें,
इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। यानी किस मेन्यू को, किस टैब का उपयोग करते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ट, ग्राफिक्स और इमेज, पेज नंबर आज हम उसमें डाल सकते हैं। तो वर्ड में क्या होता है, इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। ठीक है, टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या है, मेकअप, देखो पिकअप मतलब उठाना, कॉल बैक उसको रिटर्न कॉल करना, होल्ड ऑन यानी उसको इंतज़ार कराना। लेकिन मेकअप ये भी कॉल से संबंधित नहीं। मेकअप तो कॉस्मेटिक वाला होता है जो ब्यूटिशियन वाले करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, मेकअप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक अच्छा संचार, इसमें से अच्छा संचार कौन सा है। पहला देखिए, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता। अच्छे संचार की बात करेगा तो यहाँ पे हमें जो अच्छा संचार होगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या, अगर प्रेषक नहीं सुन रहा है, ठीक है, प्राप्तकर्ता बता रहा है लेकिन जो प्रेषक है वो उसकी सुन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ये हो सकता है, ठीक। तो और संदेश का स्पष्ट होना ये भी अच्छे संचार का ऑप्शन नहीं है। सेंडर प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ये भी एक तरह से गलत है। तो संदेश का साफ और स्पष्ट होना, इसका यानी बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, जो अच्छे के संचार का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P में प्रॉमिस, पिक्चर, पिच्ड और यानी कि जो चौथा पी है उसका ना फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच्ड तो प्रूफ होता है इसका। अगला क्या होता है, प्रूफ। चौथे पी का क्या होता है, प्रूफ। पहले पी का प्रॉमिस, दूसरे पी का पिक्चर, थर्ड पी का पिच और फोर्थ पी का प्रूफ। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 4P बोला जाता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। तो अभी यहाँ पे हमारे क्या हुआ, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे बताए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब किए, शेयर करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये पेपर पहुंच सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस बताने का उद्देश्य ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि किस प्रकार से पेपर आएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो उसी के संदर्भ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।